लेकिन इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। तैयारियां हैं उनसे निपटने की। उनसे निपटने के लिए जिस तरह वो चाहेंगे हम लोग निपटेंगे। कागज आप से जान लो, आज जितने भी दलित और पिछड़े के नेता बीजेपी के पायदान पे खड़े हुए हैं, आज उनकी हैसियत नहीं है कि वो अपने समाज को कुछ फायदा दे। संविधान ही महात्मा बुद्ध का धम्म है, जीवन जीने की शैली है, ठीक है ना। संविधान ही विपक्ष में ही है, वो आपके साथ में बराबर बहुजनों की बात करके चल रही है, तो आपके पीडीए में और उनके बहुजनों में कितना अंतर। साथियों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय अयोध्या की बहुचर्चित विधानसभा सीट गोसाईगंज पर है। आज यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता उनकी मासिक बैठक थी, और मासिक बैठक इसलिए भी थी कि जो एसआईआर का मुद्दा है उस पर अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं, इनसे हम बातचीत करके ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो एसआईआर का मुद्दा है, जिस तरीके से विपक्ष ने उसको बताया कि ये वोट काटने और विपक्ष को कमजोर करने का एक तरीका है, इस पर ये लोग क्या सोचते हैं, हम बातचीत करना शुरू करते हैं। भैया क्या नाम है? बबलू खान। क्या कहेंगे, जो एसआईआर का मुद्दा बड़ा चर्चित रहा, बिहार में बहुत हंगामा हुआ, विपक्ष ने आरोप लगाया चुनाव आयोग पर, साठगांठ की भी आरोप लगे, तो उत्तर प्रदेश में अब आया है, तो क्या लग रहा है इससे कोई प्रभाव पड़ेगा या आप लोग कैसे निपटेंगे? भाजपा सरकार साम दंड भेद की नीति पे चल रही है, चुनाव आयोग को हथियार बना के चल रही। अभी आपने देखा होगा बिहार के वोटिंग में उनका एक आरएसएस का टीवी डिबेट में भी बहुत आता है। आरएसएस का उनका सांसद जो है वो दिल्ली में भी वोट करता है, उसके बाद जाके बिहार में भी वोट करता है। सिर्फ वो हथियार बना के विपक्ष के सारे वोटों को, उनको विपक्ष के वोटों को काटना उनका मकसद है, लेकिन इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। तैयारियां हैं उनसे निपटने की। उनसे निपटने के लिए जिस तरह वो चाहेंगे हम लोग निपटेंगे, कागज से निपटेंगे। एसआईआर पूरी तैयारी समाजवादी पार्टी ने करके रखी है, सड़क से लेके और संसद तक ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और अच्छा, लेकिन एक चीज जो चर्चा में है, अभी आपने देखा कि बिहार में तमाम तरीके की बातें निकल के आई जब एसआईआर चल रहा था, तमाम डॉक्यूमेंटेशन में समस्याएं दिखी और लोग जागरूक नहीं है, तो क्या उत्तर प्रदेश में आप लोग इस तरीके से जागरूकता फैला के सारा चीज सुव्यवस्थित कर पाएंगे अपने हित में? जी, पहली बात तो आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जब एसआईआर पे जो निर्णय दिया था उसमें कहा था कि आप आधार को भी मान करिए, लेकिन ये चुनाव आयोग से मिलके इन्होंने आधार को यहाँ निगलेक्ट कर दिया है। आधार को ये मेन कुछ नहीं मान रहे हैं, लेकिन यहाँ हम लोग, हमारे कार्यकर्ता ने और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने हर बूथ पे जो सरकारी बीएलओ हैं उनके साथ अपनी पार्टी का एक बीएलए डीएम के माध्यम से लगाया है। तो हम लोगों की पूरी तैयारी, हम लोग एक एक घर जाके एक एक कार्यकर्ताओं से मिलके अपनी पूरी तैयारी के साथ बीएलओ के साथ लगे। हमारा बीएलए लगा है, हमारी पूरी पार्टी लगी है, हमारे वरिष्ठ नेता भी लगे हैं। ठीक है, आते हैं आपके पास, भैया से भी बात कर लेते हैं कि क्या तैयारियां हैं आप लोगों की और क्या आसार है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने तो यहाँ बड़ा दांव खेला है, एक तरीके से कह लीजिए बड़ा जुआ खेल दिया है। चौधरी लौटा राम निषाद जी को यहाँ से प्रभारी और प्रत्याशी भी बनाया है, तो क्या लगता है कि इसका क्या असर गोसाईगंज पे पड़ेगा और अगर आप कैसे निपटेंगे इस एसआईआर के मामले से? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्णय दिया है, जो यहाँ पे माननीय लौटा राम जी को यहाँ पे भेजा है, सिर्फ ये गोसाईगंज का ही सवाल नहीं है। उनके प्रत्याशी बनने से पूरे प्रदेश में उस जिस कम्युनिटी से लौटाराम जी आते हैं उसका कम से कम जो है ये मान के चलिए कि 20% जो है आज ही डिक्लेयर हो गया है प्रदेश में। जो है वोट जो है उस समाज का बढ़ने का सवाल है। लेकिन एक चर्चा ये भी होती है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ निषाद समाज पार्टी से संजय निषाद को अपने खेमे में कर रखा है, बर्मा वोटों के लिए उन्होंने अनुप्रिया पटेल को कर रखा है, राजभर वोटों के लिए उन्होंने राजभर को कर रखा है, और जयंत चौधरी हैं। मतलब उनके पास तो पीडीए का पूरा एक समीकरण है, आपके पास पीडीए सिर्फ कहने के लिए। जैसे हमारे पास जो पीडीए का है, आप समझिए, उनके पास दिखाने के लिए लीडर है, वो नेता नहीं है, उनकी एजेंट है। समाज के पास जब ले जाते हैं तो बताते हैं कि तुम्हारा नेता है, तुम्हारी जाति का नेता है और मेरा पैरों चले की ज्योति है। समझ रहे हैं? हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब पीडीए चलाया तो आज पूरे प्रदेश में आप ये देख रहे होंगे कि पिछड़े और दलित को नेता उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। उसी क्रम में लौटाराम जी को यहाँ भेजा है। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो आपका पीडीए फार्मूला वो भावनात्मक जुड़ाव है? नहीं, भावनात्मक नहीं है, ये स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक है क्योंकि जब संविधान खतरे में आया तो संविधान को हटाने की बात आई तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को तय किया कि क्योंकि संविधान, आप जानते हैं, संविधान ही महात्मा बुद्ध का धम्म है।
जीवन जीने की शैली है, ठीक है ना। संविधान ही धम्म है और संविधान खत्म हो जाएगा तो इस देश के जो गरीब मजदूर किसान है फिर वो पुरानी वाली व्यवस्था में बहाल हो जाएंगे। उनको जो है रोटी और जीने का अधिकार तक भी नहीं होगा, जानवरों से भी बदतर जीने का मजबूर हो जाएंगे। तब उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर अगर संविधान किसी को बचाने की सबसे बड़ी आवश्यकता है तो जो अमन पसंद लोग हैं, जो सबसे ज्यादा प्रभावित लोग हैं संविधान न रहने पर, पुरानी व्यवस्थाएं आने पर, उनके लिए ये काम करने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने पीडीए का नारा दिया और पीडीए के नारे पे आपने देखा होगा कि हम 2024 में भी हमारे पास जो उनके एजेंट टाइप के लोग हैं, जो लोग जनता के बीच में जाके जातियों के बीच में भ्रम फैलाना चाहते थे, उन लोगों की स्थिति के ना, उन लोगों के 2024 में हम लोगों ने जमींदोज कर दिया। सुन लीजिए हाँ, एक सवाल ये है जी, कि आप लोग पीडीए की बात कर रहे हैं। पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक है, और वहीं दूसरी तरफ आपकी एक तरीके से कह लीजिए बसपा भी विपक्ष में ही है, वो आपके साथ में बराबर बहुजनों की बात करके चल रही है। तो आपके पीडीए में और उनके बहुजनों में कितना अंतर? देखिए, बहुजन मायावती का जो नारा था, खास तौर पे माननीय कांशीराम जी का, बहुजन हितान बहुजन सुखाए, ठीक है ना। बहुजन हिताय बहुजन सुखाए ये नारा लिया गया था महात्मा बुद्ध के से, ठीक है ना। महात्मा बुद्ध ने कहा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाए। मायावती ने 2007 में नारा उनका बदल गया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। एक चीज तो आप निश्चित कर लो कि कभी सभी आदमी का जो है हित नहीं हो सकता है। नियम कानून कायदे में आज संविधान है, बाबा साहब ने संविधान लिखा, संविधान के प्रेम्बिल में लिखा गया है कि ये देश समाजवादी विचारधारा पे चलेगा, प्रभुत्व संपन्न देश होगा, अखंड भारत होगा, ये संविधान में दिया गया। और संविधान में सबको समान अवसर दिए गए हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने कहा कि जो संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द हैं उनको निकाल देना चाहिए, वो देश के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, धर्मनिरपेक्ष को कह रहे हैं, धर्म कौन सा है? धर्म वो है जिसमें जो है जमीन पर बैठने का अधिकार न हो, कुर्सी पे बैठने का अधिकार न हो, तालाब में पानी पीने का अधिकार न हो, कुएं पे चढ़ने का अधिकार न हो, वो धर्म है? वो कौन सा धर्म है? धर्म वो है जिसमें सबको बराबर का अधिकार हो, डॉक्टर इंजीनियर आईएएस पीसीएस बनने का सबको अवसर मिलता हो, जिनको जो है एक साथ मिलकर बैठकर रोटी बेटी का सिस्टम लागू करने का अधिकार मिलता हो, जो एक साथ बैठकर जो है योजना और प्लानिंग बना सकते हो, वो धर्म है। और वो धर्म की पुस्तक अगर देखा जाए तो वो जो है आपका संविधान है। मैंने इसीलिए कहा धर्म ही जो है संविधान है, वो धम्म है, वो महात्मा बुद्ध का धम्म है जिसमें सबको बराबर समान अवसर दिया गया है। लेकिन दूसरा, अभी आपने एक बात कही थी, भाई ने एक सवाल किया था कि भाई उत्तर प्रदेश में क्या नाम है, स्टूल मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस बात को कहा कि हम 2047 तक रहेंगे, साइकिल पंचर हो जाएगी। एक बात आप जान लो, आज जितने भी दलित और पिछड़े के नेता बीजेपी के पायदान पे खड़े हुए हैं, आज उनकी हैसियत नहीं है कि वो अपने समाज को कुछ फायदा दे सकते। समाज को छोड़ दीजिए, वो उनको भी जो उनके जो पिछड़े और दलित अल्पसंख्यक के लोग हैं या जो है गरीब लोग हैं, उनको वो कहीं देने की हिम्मत नहीं है, उनको खुद का जो है भरोसा नहीं है वो किस जगह खड़े हों और वो आपके हित में काम करेंगे। चलिए ठीक है, देखिए चर्चा बहुत लंबी होती जाएगी और जैसे जैसे बातें निकलती हैं और छनती हैं उसमें और बातें तर्क बढ़ते जाते हैं। फिलहाल हम वीडियो को खत्म कर रहे हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार।